चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, हम अब 3 बजे तक क्लास तो करेंगे। चलो आज था जल्दी खत्म कर देता हूँ, लेकिन कल से मैम को भी कहेंगे हम लोग कि वो क्लास टाइम से खत्म किया करें। ठीक हो गया? चलिए जी, हम लोग अपना बिस्मिल्लाह करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसमें से मैंने पूरे कोर्स को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया था। पहला पोर्शन था एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड का और दूसरा पोर्शन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स का। हमने एक ओवरऑल फॉर्मेट डिस्कस किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फॉर्मेट डिस्कस करने का मतलब ये था कि भी मैं जो भी आपको एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड पढ़ाने जा रहा हूं उसका एंड इंपैक्ट या एंड इफेक्ट कहां पे आएगा, नॉन करंट एसेट्स में और प्रॉफिट एंड लॉस की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में या कुछ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में आएगा। तो आपको पता हो कि अच्छा ओसीआई क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। नॉन करंट एसेट्स में यहाँ पे आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर व्हीकल अलग अलग लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको एक फाइनल फिगर नजर आ रही है। ये हमें कहां से सीखने को मिलेगी? IAS 16 से। सो हमारे पास जो पहला टॉपिक है एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड में, दैट इज IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग टॉपिक है, इस पे 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते तो आराम से लग जाते हैं। बाकी जो टॉपिक्स है IAS 36 पे तकरीबन 1.5 हफ्ता लगता है। ये बड़े 2 टॉपिक्स है। उसके बाद जो बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो 4-4 दिन 5-5 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। सो हमारा मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में और इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स में लगेगा। बाकी फिर हम लोग इंशाल्लाह इसको 3-3 दिन 4-4 दिन के अंदर लगाकर टॉपिक्स खत्म कर लेंगे। और मेरी कोशिश ये है कि अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 1.5 मंथ हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक के लिए। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये आसान टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये जो पोर्शन है ये टेक्निकल पोर्शन है आपके पास, इसके अंदर स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व है, तो वो थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा आपको, बुक से रीडिंग भी करनी पड़ेगी, साथ साथ में आपको गाइड भी करता रहूंगा। सो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज IAS 16 और इसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको आप लोग एब्रिविएशन PPE के नाम से भी जानते हो। सो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये मेरे बचपन से टॉपिक चलता आ रहा है। हमने भी इसको एज इट इज ही पढ़ा था, आज तक ये एज इट इज अप्लाई होता जा रहा है। इसमें कोई खास चेंज, कोई मेजर अल्टरेशन वगैरह नहीं हुई। सो 2008 में नहीं, 8 में नहीं, ये मैंने पढ़ा था 2009 में पहली बार मैंने पढ़ा था IAS 16 बीइंग अ स्टूडेंट। उसके बाद 2011 के एंड और 12 के स्टार्ट से मैं पढ़ाता आ रहा हूं IAS 16। सो इसके अंदर बातें करने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसको सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे कोर्स के लिए जरूरी है। अदरवाइज मैं 2-3 महीने लगा सकता हूँ IAS 16 के ऊपर, लेकिन हम अभी सिर्फ उसको उतना डिस्कस करेंगे जितना हमने पेपर आराम सुकून से तसल्ली से जितना पास करना है, जितना हमारे कोर्स पे। एक आध बात फालतू ही पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ेंगे। जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो हर स्टैंडर्ड पढ़ने का एक सीक्वेंस है और स्टैंडर्ड उसी सीक्वेंस में आता है। तो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सबसे पहली चीज सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहली चीज जो किसी भी स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो दैट इज द स्कोप, कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कौन से एसेट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके अलावा बाकी एसेट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास आता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। आपके पास पेपर के अंदर जो MCQs आएंगे, 10 नंबर के MCQs आते हैं पेपर में, जो भी स्टैंडर्ड का स्कोप या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, एग्जामिनर की प्रायोरिटी होती है उसमें से वो MCQs पूछता है। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर MCQs के लिए हम कोई अलग से तैयारी करेंगे? नहीं, हम MCQs के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं कर रहे। जो हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो उसका स्कोप है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, वहीं से उसके MCQs बन के आ जाएंगे उसी कंसेप्ट से।
बाकी आपको बुक की रीडिंग सजेस्ट क्या करूंगा, बुक की रीडिंग करोगे आपके वो 10 मार्क्स के जो एमसीक्यूज हैं वो ऑलमोस्ट ठीक सॉल्व होंगे इंशाल्लाह। सो रिकग्निशन के बाद तीसरे नंबर के ऊपर पढ़ी जाती है उसकी इनिशियल मेजरमेंट। फिर फोर्थ नंबर पे आती है उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। फिफ्थ नंबर के ऊपर आती है उसकी डी रिकग्निशन। और सिक्स नंबर के ऊपर आती है डिस्क्लोजर्स। सो जब भी आप कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो उसका एक सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या डिफाइन किया जाता है, स्कोप, कि इस स्टैंडर्ड में फॉल क्या क्या करता है। दूसरे नंबर पे डिफाइन किया जाता है रिकग्निशन क्राइटेरिया, कि हम कब अपनी बुक्स के अंदर इस एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। आपने मशीन खरीदी है 50,000 की, आप एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे, क्या डेबिट करोगे क्या क्रेडिट करोगे, मशीन का अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट, किस दिन रिकॉर्ड करोगे, वो ये बताएगा कि वो कौन सा दिन है जिस दिन आप कहोगे कि मशीन का अकाउंट डेबिट करके कैश का अकाउंट, वो ये बताएगा कि किस दिन हमें करनी है। अब मैंने कहा मशीन आपने परचेज किया 50,000 की, ये 50,000 कहां से आया, वो हमें बताएगा इनिशियल मेजरमेंट, कि जब आप एसेट को अपने बुक्स में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो आपको जो आईटीए में जो आपको पीआरसी अकाउंटिंग में वैल्यूज आती थी कि परचेज मशीन फॉर ₹50,000, तो वो 50,000 कैसे आया वो हम देखेंगे। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो थी ये अभी आपने नहीं पढ़ी हुई। पीआरसी के अंदर आपने क्या पढ़ा हुआ है, पीआरसी के अंदर आपने स्कोप पढ़ा था, रिकग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा था, इनिशियल मेजरमेंट पूरी पढ़ी थी, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का सिर्फ 10% जब पोर्शन था जो डिप्रिसिएशन की हद तक का था वो पढ़ा था, बाकी आपने नहीं पढ़ा। बाकी ये सारा पोर्शन आपने कहां पे पढ़ना है, एफएआर के अंदर। लेकिन मैं इसको यहां से दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं स्कोप से, कि इसका स्कोप क्या है, इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है, ताकि हमारी दोबारा से उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ये बात समझ आई। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आपको याद हो एसेट्स कितने तरह के होते हैं, बल्कि एसेट्स होते क्या है, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कहां से आया, एज अ, तो पास्ट में कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपका एक इकोनॉमिक रिसोर्स जो अभी मौजूदा तौर पे आपके पास है वो जो क्रिएट हुआ, तो इस रिसोर्स का मुझे फायदा क्या है, इसके ऊपर मेरे पास क्या है, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, इसके ऊपर हमारा क्या है, कंट्रोल है। यहां पे ये नहीं लिखा हुआ ओन्ड बाय द एंटिटी, ओनरशिप होना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, एसेट आपके नाम पे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मेरे कंट्रोल में है तो मेरा एसेट है। अक्सर लोग समझते हैं एसेट वो होता है जो मेरे नाम पे होता है, मेरे नाम पे होना जरूरी, कंट्रोल होना जरूरी है। कंट्रोल का मतलब क्या है, उससे होने वाला फायदा या नुकसान मेरे हिसाब से होगा, कैसे फायदा उठाना है मैं डिसाइड करूंगा, मेरा कंट्रोल है। आपके पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी आपने बैंक से लीज करवाई है, लीज कार का सुना हो ना, लोग बैंक से गाड़ी निकलवाते हैं, वो गाड़ी किसके नाम पे होती है, गाड़ी बैंक के नाम पे है, कानूनी तौर पे उसकी मलकियत उसकी ओनरशिप बैंक के पास है, तो क्या वो बैंक का एसेट है, एसेट किसका है, क्यों, क्योंकि उसका कंट्रोल आपके पास है। कल को बैंक मैनेजर आए कि यार ये जरा गाड़ी दो, मैंने अपने बीवी बच्चों को घुमाने फिराने लेके जाना है, क्योंकि गाड़ी बैंक के नाम पे है, तो आप दोगे उसको गाड़ी, तो उसका मतलब है गाड़ी को इस्तेमाल करने का हक, गाड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है इसके ऊपर कंट्रोल किसके पास है, मेरे पास है, मेरा एसेट है। तो इसीलिए अकाउंटिंग में कंसेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सुना हुआ है, उसको दोबारा से हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग में आगे चल के सब्सटेंस ओवर फॉर्म को। तो कंट्रोल होना जरूरी है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जिसके ऊपर फ्यूचर इकोनॉमी आपका रिसोर्स है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को
कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या था, एक ऐसा रिसोर्स जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। किसी भी चीज से आप फायदा कैसे उठा सकते हो? अवर इकोनॉमिक बेनिफिट। बेनिफिट कैसे होगा? किसी भी चीज को इस्तेमाल करके या उससे कैश जनरेट करके। मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कैसे फायदा उठा सकता हूं? या तो खुद इस्तेमाल कर लूं, या उसको किराए पे लगा दूं, या बेच के पैसे कमा लूं, कैश जनरेट कर लूं, या खुद इस्तेमाल करूं। गाड़ी है, उससे बेनिफिट कैसे उठा सकता हूं? यूज करके, या इन ड्राइव पे चला दो, महीने का रेंटल आता रहेगा। फर्नीचर है, मनाबी का फर्नीचर उसका एसेट है, कैसे फायदा उठा रहे हैं हम इससे? यूज करके। अगर ये फर्नीचर ना होता तो आज से 15-20 साल बाद आप भी अपने बच्चों को मिसालें दे रहे होते कि हम फर्श पे बैठ के पढ़ा करते थे, इतने मुश्किल हालात थे। बात समझ आ गई? अब हमारे पास कुर्सियां हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन इन एसेट्स को इस्तेमाल करके फायदा उठा रही है। हमारे पास ये कंप्यूटर है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारी ऑनलाइन क्लास जा सकती है। अगर ये कंप्यूटर ना होता, इसको हम यूज ना कर पाते, हम इससे वो बेनिफिट ना उठा सकते। तो ये जितने भी एसेट्स हैं ये आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। इनको फायदा कैसे उठाना है ये आपके कंट्रोल में है, इस वजह से वो आपका एसेट है। जिस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है वो आपका एसेट। पहली बात, यह आपने आईटी में पढ़ा था। एसेट कितनी तरह का होता है? एक करंट एसेट और दूसरा नॉन करंट एसेट। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में क्या फर्क है? वन ऑपरेटिंग साइकिल, नॉट फाइनेंशियल ईयर। वन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। अब वो ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ भी हो सकता है, मोर देन 12 मंथ भी हो सकता है, लेकिन हम ऑपरेटिंग साइकिल भी डेफिनेशन पे भी नहीं जाते, उसके लिए हमें थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। सो अभी हम लोग क्या काम करते हैं, हम टाइम के हिसाब से देख लेते हैं कि जिस एसेट का बेनिफिट विद इन 12 मंथ में उठा सकता हूं उसको मैं करंट एसेट बोलूंगा, और जिस एसेट का बेनिफिट मुझे 12 महीने बाद भी होता रहेगा, मेरी एक्सपेक्टेशन है, उसको मैं क्या बोलूंगा? अब जैसे ये फर्नीचर है, जब हमने ये फर्नीचर कुर्सियां खरीदी तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी, इससे हम कितना फायदा उठाएंगे? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 1 साल से तो ज्यादा की एक्सपेक्टेशन है ना। जब हमने ये एयर कंडीशन खरीदे तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, इससे कितना फायदा उठाएंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल तक तो ये चलेंगे, तो मोर देन 12 मंथ की एक्सपेक्टेशन है। आपकी पॉकेट में जो कैश पड़ा हुआ है वो करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट? नॉन करंट नहीं हो सकता। अगर साबित कर दूं, कब, कैसे? अगर कोई शेख हो तो, उसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि जो शेख साहब हैं वो कहते हैं कि ये तो मेरा पोता इस्तेमाल करेगा 10 रुपए का नोट। उसके अलावा कैश हमेशा, कैश इन हैंड, इवन कैश एट बैंक आपके पास हमेशा करंट एसेट है। जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं दैट इज फाइनेंशियल एसेट, उसके ऊपर पूरा एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कैश रिजर्व मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर बैड डेट होती है। नहीं, वो कॉन्ट्रा एसेट है, दैट इज कॉन्ट्रा एसेट, जो किसी एसेट को रिड्यूस करेगा। ठीक हो गया? यहां तक समझ आई? क्या एसेट को, इसका मतलब ये हुआ कि नॉन करंट एसेट वो है जिनका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ की एक्सपेक्टेशन है उसका इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने की। और करंट एसेट कौन से हैं? जो विद इन 12 मंथ। ये सादा डेफिनेशन है। असल डेफिनेशन में हम देखते हैं, पहली बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल की। अगर ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइन नहीं किया गया
तो फिर हम टाइम के हिसाब से करंट नॉन करंट की सेग्रीगेशन करते हैं। अभी हम इसी के हिसाब से कर रहे हैं। क्या आप एक चीज की एक ही तरह से कैटेगरी बना सकते हो? आप एक ही चीज को मल्टीपल तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हो। मैंने इस क्लास की कैटेगरी बनानी है, तो मैं इस क्लास की कैटेगरी किस बेसिस के ऊपर बनाऊं? जेंडर की बेसिस के ऊपर। जेंडर की बेसिस पे कितनी कैटेगरीज बन सकती हैं? मेल, वो कैसे? 3 तो है ही है, अब तो 3 से भी ऊपर चली गई है, और इतनी ऊपर चली गई है कि हमने आगे प्लस लगा दिया, हमें नाम भी नहीं पता उनको नाम क्या दे रहे हैं, लेकिन हम 3 अज्यूम कर लेते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। वो अल्लाह की तरफ से बनाए हुए। बाकी जो बनी है इसके अलावा वो फिर हमारी बिगड़ती हैं। 3 अल्लाह ताला ने बनाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेंडर की बेसिस के ऊपर हमारी क्लास में 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही है कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं और कितने ट्रांसजेंडर हैं। इसी क्लास को मैं किसी और तरीके से अगर कैटेगराइज करूं तो मैं किस बेसिस के ऊपर करूं कि कौन पाकिस्तानी और कौन अफगानी है? एजुकेशनल बैकग्राउंड की बेसिस के ऊपर कर सकता हूं कि यार अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से कितने हैं, साइंस बैकग्राउंड से कितने हैं, मेडिकल से कितने हैं, आर्ट से कितने हैं, उसकी कैटेगरीज बन जाएंगी। अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कैटेगरी बना सकता हूं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस्लामाबाद से हैं, जो रावलपिंडी से हैं, जो लाहौर से हैं, जो कराची से हैं, जो फैसलाबाद से हैं। आप एक ही चीजों की मल्टीपल तरीकों से कैटेगरी बना सकते हो। तो हमने एसिड को कैटेगराइज किया उनके इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से। तो हमने कहा कि एसिड करंट और नॉन करंट हो सकता है। अगर इसी एसिड को मैं एक और तरीके से कैटेगराइज करूं टेंजिबिलिटी के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि एक एसिड टेंजिबल भी हो सकता है एंड इनटेंजिबल भी हो सकता है। इनटेंजिबल एसिड्स के ऊपर ज्यादातर बात आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाकर करोगे, दैट इज IS 38। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसिड क्या होता है? हैविंग फिजिकल सब्सटेंस या एग्जिस्टेंस। और इनटेंजिबल की सबसे सादा आसान जुबान में जो डेफिनेशन है, विदाउट फिजिकल, जिसको आप अपनी जाहिरी आंख से नहीं देख सकते। 2 तरह की आंखें होती हैं, एक जाहिरी और दूसरी बातनी भी कहते हैं। वो आंख कौन सी होती है? पढ़ाई के अलावा एक बड़ा एक कंसेप्ट है इस्लामिक। वो एक स्टोरी है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि फलां आबादी में जाओ और इनके ऊपर अजाब नाजिल कर दो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि गुस्ताखी माफ, हुक्म अदुली नहीं है, लेकिन उस कौम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उनके ऊपर अजाब नाजिल किया जाए जो इनसे पहले की कौमों पर अजाब नाजिल होता था। क्योंकि पहले की जो कौमें थी उनके ऊपर जब भी कोई एक बुराई एक्सट्रीम पर जाती थी तो उस कौम के ऊपर अजाब नाजिल हो जाता था। डिफरेंट कौमों के ऊपर डिफरेंट अजाब है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के ऊपर एक बेनिफिट ये भी था कि जितना मर्जी ये लोग जो है ना बुराई कर लें, इनके ऊपर दुनिया में कोई अजाब नाजिल नहीं होगा, इनका हिसाब फिर आखिर में होगा, वो एक ही दफा होगा। लेकिन दुनिया में जो कौमें आती थी उनके ऊपर अजाब नाजिल होता था, लेकिन वो किसी बुराई की वजह से होता था, कोई ना कोई एक बुराई फैल जाती थी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो कौम है इसके ऊपर तो कोई बुराई नहीं है जिसकी वजह से अजाब नाजिल किया जाए, तो मुझे इसकी कोई जो है ना वजह मेरी फहम फरासत में नहीं है, हुक्म दुली मकसद नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि तुम जाओ, तुम जाके इस कौम को देखो और फिर इसके ऊपर अजाब नाजिल कर दो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस कौम के पास गए, वहां के लोगों के इंसानी रूप के अंदर, किसी भी कौम के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर सबसे जो पढ़ा लिखा बंदा, जो स्कॉलर, जिसको फहम फरासत हम कहते हैं कि इसको समझ बूझ है, वो कौन होगा? वहां का कोई स्कॉलर, वहां का कोई आलिम। और किसी भी सोसाइटी में एक ऐसा बंदा जिसको हम कहते हैं इसको तो दुनिया का पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, वो कौन होता है?
शर्मकार इस्लामाबाद में बैठा हुआ कह रहा है मैं। आप अक्सर हिली एरियाज में जाते हो तो आपको बड़े बड़े वो रेवर्स जाते हुए नजर आ रहे होते हैं, भेड़ बकरियों वाले, और उनके साथ कुछ लोग होते हैं जो भेड़ चलाने वाले होते हैं। उनकी पूरी जिंदगी का जो मकसद है वो भेड़ पालना है। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि अमेरिका क्या है, फलाना क्या है, फलाना क्या है, मुल्क में पेट्रोल ज्यादा हो गया है, बिजली की कीमत में ये हो रहा है, सोलर में ये हो रहा है, फलाना। उनकी जिंदगी क्या है, मेरी भेड़ें पलती रहे, बड़ी होती रहे, बस, और कोई काम नहीं उनकी जिंदगी में। तो हजरत जिब्राइल इस्लाम किसी आलिम के पास, किसी स्कॉलर के पास, किसी बड़े जादूगर के पास नहीं गए। वो किसके पास गए? बकरियां चराने वाले के भी बच्चे के पास, कि 4-5 बच्चे वहां पे बैठे एक दरख्त की छांव में खेल रहे थे। तो हजरत जिब्राइल इस्लाम उन बच्चों के पास गए और उन बच्चों में से एक से जाके पूछते हैं कि बताओ इस वक्त हजरत जिब्राइल इस्लाम कहां पे हैं। तो उस बच्चे ने अपनी आंखें बंद की और आंखें खोली थोड़ी देर बाद, और वो कहता है कि आसमानों में देखा नहीं मिले, पहाड़ों में देखा नहीं मिले, दरियाओं में देखा नहीं मिले, सहराओं में देखा नहीं मिले, सारे जहां में देखा नहीं मिले, इस दुनिया में देखा नहीं मिले। उठता है और एक सर्कल ड्रॉ करता है, कहता है हजरत जिब्राइल इस्लाम इस दायरे के अंदर है। मैं, पता है अपने आप का, मैं भी नहीं हूं, इन 3 को भी मैं जानता हूं बचपन से, ये भी नहीं है, आप है। हजरत जिब्राइल इस्लाम वहां से फौरन पर्दा फरमाया और उस आबादी के ऊपर उन्होंने अजाब नाजिल कर दिया और उसको तहस नहस कर दिया। वो क्यों? वजह लेसन है इसका भी। उनके पास इतना ज्यादा इल्म हो चुका था कि जो गडरियां चराने, जो भेड़ बकरियां चराने वाला का बच्चा है, वो अपनी बातनी आंख से देख के बता सकता है कि इस वक्त हजरत जिब्राइल इस्लाम कहां पे। तो सोचो कि उस जमाने का जो आलिम होगा, जो जादूगर होगा, उसके पास किस किस्म का नॉलेज होगा, उसके पास कैसी पावर्स होंगी। ये था इंसान। हमें यहां से सामने नजर नहीं आता। एग्जैक्टली इसीलिए मैं अक्सर, वैसे चलो एक किस्सा सुनाते हैं, बात यहां से स्टार्ट होगी थी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो इनटेंजिबल एसेट वो है जो आपको अपनी नेकेड आई, जाहरी आंख से नजर नहीं आते। तो ये सवाल मैंने किया था अपने टीचर से, सर ये जाहरी आंख कौन सी होती है? उन्होंने कहा जो तुम्हारी है। तो मैंने कहा और कौन सी आंखें होती है? उन्होंने मुझे बताया। तो फिर मेरे एकदम दिमाग चौंक गया कि अल्लाह ने इंसान को बनाया इस मकसद के लिए था, और हम लोग जो है ना किस चीज में पड़े हुए। ये पावर थी इंसान के पास। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी हम जो है ना अलग से एक क्लास रख के उसके अंदर बात करेंगे। तो इन शॉर्ट, सादा जुबान में, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत से एसेट ऐसे होते हैं जो फिजिकल फॉर्म रखते हैं। जैसे एयर कंडीशन है, फिजिकल फॉर्म है, चेयर्स है, फिजिकल फॉर्म है, टेबल है, फिजिकल फॉर्म है, सिस्टम है, फिजिकल फॉर्म में है, कैमरा है, फिजिकल फॉर्म में है, मल्टीमीडिया है, फिजिकल फॉर्म में है। ये हम इस्तेमाल करें, इनको हम टेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। इनटेंजिबल एसेट, इस मोबाइल फोन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या मैं उसको देख सकता हूं? लेकिन क्या उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर ये मोबाइल चल सकता है? तो ये मुझे मोबाइल फायदा ही तब पहुंचाएगा जब इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ये जो सिस्टम है मेरे पास, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या मैं सॉफ्टवेयर को दे सकता हूं? नहीं। इसी तरह आपके पास बहुत से ऐसे एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास जो जाहरी आंख से नजर नहीं आते, बट उनका फायदा उठा रही होती है वो ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। अब हम बात करते हैं स्कोप। ये मैंने बात क्यों की? बात इसलिए की कि IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम कौन से एसेट्स का जिक्र करने जा रहे हैं। तो IAS 16 कहता है एनी टेंजिबल एसेट। तो सबसे पहले स्कोप का मतलब क्या है? एक हदूद डिफाइन कर देना कि हम जो बात कर रहे हैं, ये बात सिर्फ यहां पे इस हदूद के अंदर जो चीजें डिस्कस की गई हैं उनके बारे में रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, बाकियों के ऊपर ये रूल अप्लाई। तो सबसे पहले उसने क्या किया? एनी, जितने इंटेंजिबल एसेट्स तो उसने निकाल दिया कि IAS 16 इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। कोई भी टेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस, वो आपने क्यों रखा हुआ है? बिजनेस के इस्तेमाल के लिए। हैविंग
यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 12 मंथ। ऐसे टेंजिबल एसेट्स जो बिजनेस के इस्तेमाल में है और उनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर शामिल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उसने करंट एसेट्स को निकाल दिया और उसने इंटेंजिबल एसेट्स को निकाल दिया, लेकिन स्टिल आपके पास बहुत से ऐसे एसेट्स हैं जिनके ऊपर ये बात पूरी होती है। फिर उसने इसको फर्दर डिफाइन किया कि वो जो एसेट था उसका आपके पास पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों रखा हुआ है आपने उसको अपने पास। तो ये कहता है कि यहां पे ये एक ऐसा एसेट होगा जो बिजनेस के इस्तेमाल में है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल में, कैसे इस्तेमाल करे उसको। वो कहता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि हम उन टेंजिबल नॉन करंट एसेट से कोई गुड्स बना रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितने भी आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके पास जितना भी प्लांट एंड मशीनरी है, वो उस प्लांट एंड मशीन को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड्स बनाकर बेचने के लिए। तो उनके पास जो भी प्लांट एंड मशीन हुआ वो कहां पे कौन सा एसेट फॉल किया, वो टेंजिबल भी है, लाइफ 12 मंथ से ज्यादा है और वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फिर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स और डीसीएल, ये जो आपके पास डीएचएल है, टीसीएस है, कोरियर सर्विसेज है, इनके पास जितने भी डिलीवरी व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, फॉर प्रोवाइडिंग कोरियर सर्विसेज। एयरलाइन कंपनी के पास जहाज है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस इटसेल्फ एक इंटेंजिबल है, लेकिन सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, उस सहूलत को, आपके पास यूफोन का नंबर है मेरा, तो यूफोन कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने कुछ बूस्टर्स लगाए हुए हैं। वो जो बूस्टर है वो क्या है, वो जो बूस्टर्स है वो एक टेंजिबल एसेट है जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो उसको किस कैटेगरी में डालूंगा, ये जो मल्टीमीडिया हमने लगाया हुआ है, मुनाबी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मल्टीमीडिया किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। एक ऐसा एसेट है जो टेंजिबल है, इसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है और ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, सिस्टम भी मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये सारे मेरे पास कौन से एसेट हुए, टेंजिबल एसेट्स मोर देन 12 मंथ, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के लिए, इन सब को मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अजमत साहब को बैठने के लिए हमने कुर्सी दी हुई है, टेबल दिया हुआ है, लैपटॉप दिया हुआ है इस्तेमाल करने के लिए, जिसके ऊपर बैठ के आपके वो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर रहे होते हैं, मोबाइल फोन दिया हुआ है कि इससे कॉल भी मिला सकते हो। तो अजमत साहब यहां पे क्या काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉइज के लिए कोई भी ऐसे टेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए दिया हुआ है, तो वो उनका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फॉल करेगा। और इसके अलावा लास्ट फॉर रेंटल टू अदर्स, कि ऐसे टेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है और वो हमने इस नियत से रखे हैं कि हम किसी को किराए पे देंगे। आपको जब बर्तन चाहिए होते हैं, घर में कोई भी खुशी कमी होती है, तो आप कैटरिंग वाले से बर्तन वगैरह लेके आते हो, टेबल कुर्सियां लेके आते हो। तो उस कैटरिंग वाले ने वो जो टेबल कुर्सियां बर्तन रखे हुए हैं, वो टेंजिबल एसेट है, लाइफ 12 मंथ से ज्यादा है और रेंटल पर्पस के लिए रखे हुए हैं। रेंट एक कार का काम करते हैं लोग, गाड़ियां किराए पे देते हैं, तो उन्होंने वो जो गाड़ियां रखी हुई हैं, टेंजिबल एसेट है, लाइफ मोर देन 12 मंथ है, किस मकसद के लिए है, रेंटल टू अदर्स के लिए। अब इसमें से वो कहता है
एक्सेप्ट फॉर, हर रूल की एक एक्सेप्शन होती है, हर रूल की एक्सेप्शन है। पाकिस्तान के अंदर कानून यह है कि अगर आपने किसी को गोली मारी और उस पर्सन की डेथ हो जाती है और यह साबित हो जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट आपको सजाए मौत या उम्र कैद देगी, यह कानून है। लेकिन एक्सेप्ट फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी को गोली मार दे या डिप्लोमेट्स और वो मर जाए और अदालत में साबित भी हो जाए, उसको हम फांसी नहीं देंगे। हमारे मुल्क के एक गवर्नर साहब थे, इशरत लिबास साहब, एमकेएम के हुआ करते थे। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया था, फैसला हो चुका था कि इन्होंने फलाने बंदे को नाहक गोली मारी, कत्ल किया है। वो 12 साल हमारे मुल्क के गवर्नर है। जब भी हुकूमत से नाराज होते थे तो वो पहले दुबई जाते थे, वहां से रिजाइन करते थे, फिर यहां से हुकूमत के 2 वज़रा जाते थे, मनाते थे, फिर वो अपना रिजाइन वापस करते थे, फिर पाकिस्तान में आते थे एज अ गवर्नर। क्योंकि जिस दिन वो पाकिस्तान में गवर्नरशिप के अलावा घूमेंगे उस दिन वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और जेल में डाला जाएगा। तो हर रूल की क्या है, एक एक्सेप्शन। तो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी टेंजिबल एसेट जो आपके पास 12 महीने से ज्यादा के लिए है और रेंटल टू अदर्स के लिए है, तो उसके ऊपर IAS 16 अप्लाई होगा, सिवाय लैंड एंड बिल्डिंग के। इसका मतलब ये हुआ कि लैंड एंड बिल्डिंग जो रेंटल टू अदर्स के लिए है, जो आपने इस नियत से रखी है कि इसको हम किराए पे लगाएंगे, इसके ऊपर IAS 16 अप्लाई नहीं होगा। इसके ऊपर अप्लाई होगा IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये भी हम पढ़ेंगे अभी FAR के अंदर ही। तो ये स्कोप डिफाइन कर दिया गया। अक्सर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, जिसमें कुछ लैंड एंड बिल्डिंग ऐसी है जो IAS 16 में फॉल करती है और कुछ लैंड एंड बिल्डिंग ऐसी है जो IAS 40 में फॉल करती है। और आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि किसके ऊपर हमने IAS 16 के रूल अप्लाई करने हैं और किसके ऊपर हमने IAS 40 के रूल अप्लाई करने हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो रेंटल टू अदर्स के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये जो ओनर है इस प्लाजे का, उसने ये लैंड एंड बिल्डिंग किस मकसद के लिए एक्वायर की हुई है, रेंटल टू। तो क्या इसके ऊपर वो IAS 16 अप्लाई करता होगा? ये आपको जितनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, सेंटोरस हो गया, सफा मॉल हो गया, डोलेमन मॉल, ये जितने भी आगे पीछे हैं सारे, ये सारे किस लिए बनाए जाते हैं? रेंटल टू अदर्स के लिए। इनके ऊपर IAS 40 अप्लाई होता है, IAS 16 अप्लाई नहीं होता। ये आपको जितने टावर्स नजर आ रहे हैं इन सब के ऊपर उन कंपनीज ने IAS 16 अप्लाई किया हो, IAS 40 अप्लाई किया हुआ है। सो लैंड एंड बिल्डिंग IAS 16 में कौन सी वाली फॉल करेगी? जो आपके अपने यूज में है उसको हम IAS 16 में अप्लाई करेंगे। ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग जो रेंटल टू अदर्स के लिए, उसके ऊपर हम IAS 16 अप्लाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस बात को अगर मैं सम अप करूं तो हम यहां पे अगर एग्जांपल्स देखें तो हम कौन से एसेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग। कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग? जो बिजनेस के अपने इस्तेमाल में है, उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग्स। तो हमने ये मोटी मोटी कैटेगरीज बना दी। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं इस लाइट को अलग से एसेट रिकॉर्ड करूं, कैमरे को मैं कहूं ये अलग से मेरे पास कैमरा एसेट है, AC को अलग से रिकॉर्ड करूं, मल्टीमीडिया को अलग से रिकॉर्ड करूं। मैं क्लब कर लेता हूं सारे एसेट्स को, इनकी कैटेगरी बना दी ऑफिस इक्विपमेंट। जितनी भी लैंड बिल्डिंग्स हैं उसको कंबाइन करके एक कैटेगरी बना दी लैंड एंड बिल्डिंग। जितने भी मशीन्स वगैरह हैं उनको इकट्ठा कंबाइन करके प्लांट एंड मशीनरी का एक हेडिंग बना दी। सो हमने मोटी मोटी हेडिंग बना दी। तो ये एसेट्स हैं जिनकी अकाउंटिंग हम लोग डिस्कस करेंगे IAS 16 के अंदर। IAS 16 इसके अलावा किसी और के ऊपर बात नहीं करता। नॉन करंट टेंजिबल एसेट कौन से वाले? सिर्फ ये वाले।
इसके अलावा भी नॉन करंट टेंजिबल एसेट होंगे। लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल एसेट है, नॉन करंट है, लेकिन अगर वो रेंटेड टू अदर्स के लिए तो क्या IAS 16 अप्लाई होगा? नहीं, फिर दूसरा स्टैंडर्ड है। तो इसने उसने डिफाइन कर दिया कि कौन से वाले एसेट्स जिनका इनमें से कोई एक मकसद होना चाहिए। ये सेम बात जो भी मैंने आपको पढ़ाई है, ये PRC में पढ़ाई जाती है, और ये PRC का कोर्स ही है, मैं रिवाइज करा रहा हूं खाली। कल हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह रिकग्निशन क्राइटेरिया। छोटी सी बात है, ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। असल कहानी जो आपने ऑलरेडी PRC में पढ़ी है, लेकिन दोबारा से मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां पे एज इट इज उसका क्वेश्चन भी पेपर में आता है। दैट इज इनिशियल मेजरमेंट। ठीक हो गया? फिर मजा आएगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पढ़ने का। कॉस्ट मॉडल क्या होता है, रिवोल्यूशन मॉडल क्या होता है, आज भेज देता हूं। ठीक हो गया? स्कोप समझ आया?